ठीक है, कल हमने एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस देखा था और एसटीओ देखा था, स्टॉक ट्रांसफर। Now today we will see subcontracting process. So what is subcontracting process? पता है कुछ? Sir, subcontracting process is a business scenario in which we we choose a vendor for further operation, which can be machining or assembly or anything else, and we agree. The vendor agrees to do the operation, and we pay the price only for that, only for the services which is provided by the vendor. In this, we have to maintain info records in subcontracting. Info record as a category should be subcontracting info record category, and we can maintain the price over there. After that, we have to create the PO using Ticodami 21N and select the line item category as L. When we select it, then the SAP system understand that it is a subcontracting scenario, and the net price gets grayed out. We cannot fill the price over there. In that case, the system will fetch the price from info records. After that, after creating the PO, we can either add a BOM, use a BOM material, or we can add the component separately from the material description tab. After that, we have to issue the material to the vendor using movement type 541 and special stock indicator O. After the issuing, we will receive the material back from when the vendor completes the process, and we will receive the material back from using movement type 101, and the byproducts get consumed by movement type 543. And if there is any byproduct, then it will be received by movement type 545. And after that, we have to vendor raises the invoice, and in the invoice we will see a transaction event key FRL, and it is the amount which we have to pay to the vendor. Okay. ठीक है, so subcontracting basically is a process in which we give the raw materials to vendor. Vendor will do the processing or manufacturing and will return back the finished good. तो इसमें क्या होता है, जैसे किसी ऑपरेशन को हमको करना है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। यस, हेलो, किया है क्या स्टार्ट? नहीं ना सर, तुम ही करा ना। मैंने किया है सर स्टार्ट। कल का रिकॉर्डिंग डाउनलोड किया आपने? हो सर, मैंने तो सर वो कर लिया, उसको मतलब भेजना पड़ता है कि वो ऑटोमेटिक आ जाता है सर चैट में? चैट में ऑटोमेटिक आ जाता है, जैसे ही क्लोज हो जाता है तो आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। नहीं सर, वो कल वाला मैंने कर लिया था। तो आज वाला भी, आज क्लास खत्म हो जाएगा तो डाउनलोड कर लेना, ठीक है? हाँ यस सर। डेली जो भी होता है उसको डाउनलोड करके तो टॉपिक का नाम देके आप उसको सेव कर लेना, तो बाद में जब आप रेफर करोगे तो आपको इजी रहेगा। उसका नाम चेंज कर, क्योंकि सिस्टम का जो नेम होता है उससे आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है? और डेली का डेली डाउनलोड करते जाना, बिकॉज ये 30 दिन के लिए रहता है, 30 दिन के बाद ये नहीं मिलेगा, ठीक है? और मैं स्टोर नहीं करता हूँ, ठीक है? तो आप स्टोर कर ले, ओके? तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हमारे कंपनी में अगर एक पर्टिकुलर ऑपरेशन का प्रोसेस या पर्टिकुलर ऑपरेशन करने के लिए जो भी सेटअप होना चाहिए, वो सेटअप अगर हमारी कंपनी में नहीं है, जैसे कोई स्टील का शीट है उसमें हमको होल्स करके चाहिए, या कोई स्टील का रॉड है उसमें हमको थ्रेड्स करके चाहिए, ठीक है? या फिर 2-3 पार्ट है जिनका असेंबली करके एक फिनिश प्रोडक्ट हमको चाहिए, बट ये सारे ऑपरेशंस करने के लिए हमारे कंपनी में वो सेटअप नहीं है। तो जनरली क्या होता है, कंपनी डिसाइड करती है कि जो वेंडर ये करके दे सकता है
उसको हम रॉ मटेरियल देंगे, वो उस पर प्रोसेसिंग करेगा और जो फिनिश्ड मटेरियल चाहिए वो हमको वापस करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टील रॉड्स है, बट थ्रेडिंग का जो मशीन है वो हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्टील रॉड एक वेंडर को भेज देंगे, वेंडर उसको थ्रेड करेगा और जो थ्रेड करने के बाद थ्रेडेड स्टील रॉड है वो हमको रिटर्न करेगा। उस वेंडर को थ्रेड करने के लिए जितना चार्ज लगेगा उतना हम उसको पे करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, बिकॉज एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में क्या होता है, हम मटेरियल को खरीदते हैं, रॉ मटेरियल को या फिनिश्ड मटेरियल को हम वेंडर से डायरेक्टली खरीदते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल अपने पास है, हम उसको भेज रहे हैं, वो उस पर कुछ ऑपरेशन कर रहा है एंड ऑपरेशन करने के बाद का जो फिनिश प्रोडक्ट है वो हमको रिटर्न कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। क्लियर है? मंगेश? यस सर। ठीक है, सो इन सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस हम क्या करते हैं, वी क्रिएट अ परचेस ऑर्डर, जिसको हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग का परचेस ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो परचेस ऑर्डर में आइटम कैटेगरी करके एक फील्ड होता है जिसमें हम आइटम कैटेगरी एल का यूज करते हैं। सो जब आइटम कैटेगरी एल होता है इट मीन्स द पीओ इज फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो ये कंपनी नहीं है, इसको करेक्ट कर लेना, दिस इज कंपोनेंट। ओके, तो जो भी फिनिश्ड मटेरियल हमको चाहिए, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल, मेरे पास दो पार्ट्स है। फॉर एग्जांपल मेरे पास, मुझे बैट बना के चाहिए, क्रिकेट बैट। ठीक है, मेरे पास लकड़ी के टुकड़े हैं बट मुझे बैट बनाना नहीं आता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लकड़ी का जो टुकड़ा है मैं वेंडर को भेज दूंगा, वेंडर उसको बैट में कन्वर्ट करके मुझे बैट रिटर्न करेगा। तो ये जो कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट इज नथिंग बट अपना लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है, सो इन परचेस ऑर्डर वी कैन मेंशन द कंपोनेंट, जो रॉ मटेरियल हम वेंडर को भेज रहे हैं वो रॉ मटेरियल हम परचेस ऑर्डर में एंटर कर सकते हैं। तो जब हम परचेस ऑर्डर में ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर करते समय हम बैट ऑर्डर करेंगे, बट भेजते समय हम क्या भेजेंगे उसको, मतलब इन पीओ यू कैन मेंशन बोथ द थिंग्स, द मटेरियल दैट यू एक्सपेक्ट एंड द मटेरियल दैट यू आर गोइंग टू सेंड टू वेंडर। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है बैट और जो हम भेजने वाले हैं वो है पीस ऑफ वुड या लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है, तो कंपोनेंट्स आर नथिंग बट द रॉ मटेरियल्स दैट वी आर गोइंग टू सेंड टू द वेंडर। सो यू क्रिएट अ सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेस ऑर्डर। जब पीओ बनेगा हम पीओ सब कॉन्ट्रैक्टर को भेजेंगे, वेंडर को भेजेंगे। जब तक पीओ नहीं मिलेगा तब तक वेंडर कुछ नहीं करेगा, उसको हमको पीओ देना पड़ेगा तभी वो काम स्टार्ट करेगा। ना इस केस में उसको हमने पीओ दिया तो पीओ देने के बाद भी वो कुछ नहीं करेगा, बिकॉज इन दिस केस वी हैव टू प्रोवाइड हिम द रॉ मटेरियल। जो भी रॉ मटेरियल उसको लगने वाला है वो हमको उसको प्रोवाइड करना है। सो ही विल वेट फॉर प्रोविजन ऑफ द कंपोनेंट्स। जब तक वो रॉ मटेरियल उसको नहीं मिलेगा, जब तक वो लकड़ी का पीस उसको नहीं मिलेगा, he will wait for that raw material. So what we will do, from our system we will do the provision of components, मतलब हम उसको रॉ मटेरियल भेजते हैं। सो रॉ मटेरियल हम फिजिकली उसको भेजेंगे और सिस्टम में एक एंट्री करेंगे जिसको ट्रांसफर पोस्टिंग हम बोलते हैं, 541 मूवमेंट टाइम। ठीक है, तो हम उसको रॉ मटेरियल भेजते हैं, रॉ मटेरियल वेंडर को मिलता है तो रॉ मटेरियल पे वो काम करना चालू करेगा। जैसे ही फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेगा वो उसको रिटर्न करेगा, डिलीवर करेगा।
ठीक है. So when we receive the finished product. So in our example we receive the bats, cricket bats. ठीक है, हम उसको लकड़ी के टुकड़े भेजेंगे, वो बैट्स बनाएगा, वो बैट्स हमको डिलीवर करेगा. वी विल डू द गुड्स रिसिप्ट ऑफ द बैट्स, क्रिकेट बैट्स. ठीक है. सो गुड्स रिसिप्ट जब हम करेंगे तो बैट्स का स्टॉक हमारे सिस्टम में जनरेट होगा. ठीक है. और जो भी लकड़ी के टुकड़े हमने उसको भेजे थे अभी वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज दैट इज कन्वर्टेड इनटू बैट. तो उसका जो स्टॉक होता है सिस्टम में कंज्यूम होता है 543 मूवमेंट के साथ. ठीक है. एंड along with this delivery of the finished product, vendor sends us a invoice. vendor हमको इनवॉइस भेजता है कि उसको कितना चार्ज लगा, एक बैट बनाने के लिए उसको कितना खर्चा आया, हमने कितने बैट्स ऑर्डर किए थे, उस हिसाब से वो हमको एक इनवॉइस देगा कि इतना इतना क्वांटिटी मैंने बैट बनाया, एक क्वांटिटी के लिए इतना खर्चा आया. So this is the final amount and this is the tax applicable. And we book the vendor invoice and then we do the vendor payment. इसको हम बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस. क्लियर? Yes, sir. Next is vendor consignment. What is consignment process? Sir, vendor consignment process is a business scenario where vendor agrees to put his raw material in our premises, and as per requirement we will consume his material and we are liable to pay for only that material that we have consumed. In this case also info record is mandatory, and we will maintain the price in info records. After maintaining the price in info records, we will create the PO. Here the item category will be K. And when we enter the item category as K while creating the PO, the system will understand that it is a vendor consignment process, vendor consignment scenario, and the net price will get grayed out, and the system will fetch the price from info records which we have maintained earlier. After creating the PO, the vendor sends the material, and we will store the material at our premises. But here only material documents will be generated, no accounting document will be generated, because the owner of the material at this point is vendor only, and ownership is not transferred. As the requirement generates and we are consuming the material by using movement type 411 special stock indicator K, the amount of the quantity of material which we have consumed, there is a liability which is generated, and we can settle this liability using T code MRKO. Good. ठीक है. So subcontracting is again is a process. Sorry, consignment is a process where vendor agrees to keep his material in our premises. वेंडर क्या करता है, उसका मटेरियल हमारे कंपनी में स्टोर करने के लिए एग्री हो जाता है. ठीक है. सो वी क्रिएट अ परचेस ऑर्डर, वी गिव द परचेस ऑर्डर टू द वेंडर. ठीक है. वो पीओ पीओ देने के बाद वेंडर उसका मटेरियल जो है डिलीवर करता है. तो पीओ में अगेन आइटम कैटेगरी के का यूज हमको करना पड़ता है. के मीन्स कंसाइनमेंट. सो वंस वी गिव द परचेस ऑर्डर टू द वेंडर, वेंडर डिलीवर्स द मटेरियल. हम वेंडर को पीओ देते हैं. ठीक है. पीओ देने के बाद वेंडर क्या करेगा, डिलीवर्स मटेरियल विदाउट प्लेसिंग इट इनवॉइस. वो मटेरियल हमको डिलीवर करेगा बट उसका इनवॉइस नहीं देगा. क्यों इनवॉइस नहीं देगा? बिकॉज इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम उसके साथ ये एग्रीमेंट करते हैं कि जितना मटेरियल हम कंज्यूम करेंगे, जितना मटेरियल हम यूज करेंगे, उतने का ही उसको हम पेमेंट करेंगे. ठीक है.
तो इसलिए जब वो मटेरियल डिलीवर करता है वो इनवॉइस नहीं देता है। इन जनरल एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में हमने क्या देखा था, मटेरियल डिलीवर करता है तो उसके साथ वो इनवॉइस देता है, तो हम इनवॉइस को बुक करके उसका पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितना मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, सपोज उसने 1000 क्वांटिटी हमारे यहाँ पे रखा हुआ है और एक महीने में हमने सिर्फ 10 क्वांटिटी यूज की, तो उसको हम सिर्फ 10 ही क्वांटिटी का पेमेंट करते हैं। तो इसलिए वो 1000 का इनवॉइस हमको नहीं देता है, वो हमको मटेरियल भेजता है। द मटेरियल इज स्टोर्ड इन आवर प्रीमाइसेस। जैसे जैसे मटेरियल लगेगा, ठीक है, तो गुड्स रिसिप्ट जब हम पहले उसका करेंगे तो दैट स्टॉक इज कॉल्ड एज कंसाइनमेंट स्टॉक। उसको अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेशल स्टॉक इंडिकेटर का यूज करते हैं हम, के, तो कंसाइनमेंट स्टॉक उसको बोलते हैं। तो जब भी जरूरत पड़ेगा, प्रोडक्शन के लिए मटेरियल चाहिए या किसी कॉस्ट सेंटर के लिए मटेरियल चाहिए, तो कंसाइनमेंट स्टॉक से हम मटेरियल को विथड्रॉ करते हैं। तो वेंडर का जो स्टॉक है उसमें से जितना क्वांटिटी चाहिए उतना क्वांटिटी हम निकाल के यूज कर सकते हैं। तो जितना क्वांटिटी हम यूज करेंगे उतने क्वांटिटी का लायबिलिटी जनरेट होता है। लायबिलिटी मतलब देना, ठीक है। तो जितना क्वांटिटी का जितना क्वांटिटी हमने कंज्यूम किया उतना क्वांटिटी का हमको उसको पेमेंट करना होता है, तो उतना लायबिलिटी जनरेट होता है। एंड एज पर दी अग्रीड टर्म्स, जो भी हमने वेंडर के साथ एग्री किया हुआ है, 15 दिन या 30 दिन के बाद, उतने दिनों के बाद जितना लायबिलिटी सेटल हुआ है, मतलब जितना क्वांटिटी हमने कंज्यूम किया है उतने क्वांटिटी का हम सेटलमेंट रन कर देते हैं। मतलब MRKO ट्रांजेक्शन के थ्रू जब हम उसको सेटल करेंगे तो सिस्टम के थ्रू एक डॉक्यूमेंट जनरेट होता है जो ये बताता है कि इतना क्वांटिटी हमने वेंडर का यूज किया, उसका कितना अमाउंट हुआ, कितना टैक्स लगा, और वो डॉक्यूमेंट हम वेंडर को भेजते हैं। उसको हम क्रेडिट मेमो बोलते हैं, ठीक है। एंड द वेंडर इज पेड एज पर द पेमेंट टर्म्स। क्लियर? अंडरस्टूड? Yes, sir. एक मिनट। तो ये हो गए स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेसेस जो हम एसएपी में यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल सर प्रोक्योरमेंट एक डाउट था प्रोसेस। सर। हाँ बोलो ना। सर हम जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस देखते हैं सर, वो हम व्हेन वी अंडरस्टैंड इट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द परसीव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ आवर कंपनी व्यू। मतलब अगर सब कॉन्ट्रैक्टर हम है खुद, तो उस केस में सर मूवमेंट टाइप्स क्या होगा? जैसे मतलब जब हम वेंडर है, मतलब जब हम खुद वेंडर सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाले, तो उस केस में सर क्या मूवमेंट टाइप्स रहते हैं सर? एक बार एक्सप्लेन करोगे सर? सी, जब आप खुद सब कॉन्ट्रैक्टर होगे
तो उस केस में आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग का पीओ नहीं बनाते हो, आपको सामने वाला जो कंपनी है वो आपको पीओ देगा। सो यू बिकम अ वेंडर। कस्टमर, सॉरी यू बिकम अ वेंडर, नॉट कस्टमर। ओके, हम ऑपरेशन करेंगे उसका, हाँ, उसका मटेरियल का ऑपरेशन करेंगे। करेक्ट। तो वो जो पीओ आता है, उस पीओ का हमारे पास क्या बनता है, सेल्स ऑर्डर बनता है, बराबर। गेटिंग द पॉइंट। जनरली प्रोसेस क्या होता है समझो। नॉर्मल अगर हम पीओ का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो हम पीओ किसको देते हैं, वेंडर को, बराबर। यस सर। नाउ ये जो पीओ हम वेंडर को देते हैं, तो हम एज अ कंपनी पीओ जनरेट करते हैं और उसमें हम पीओ में वेंडर डालते हैं। तो हम क्या डिस्कस करते हैं, हमने वेंडर को पीओ दिया, वेंडर मटेरियल देगा, फिर हम गुड्स रिसिप्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ यस पे 101 होगा। तो ये सब हमारे सिस्टम में हो रहा है, वेंडर के सिस्टम में क्या हो रहा है वो हमको नहीं पता है, बराबर। यस सर। वी आर डीलिंग इन आवर सिस्टम, वी आर नॉट डीलिंग विद द वेंडर सिस्टम। नाउ ये पीओ जो वेंडर के पास जाता है, वेंडर के लिए हम क्या है, वेंडर के लिए हम कस्टमर है। बराबर, वेंडर के लिए हम कस्टमर है। तो कस्टमर को अगर मटेरियल सेल करना है तो क्या होता है, सेल्स ऑर्डर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो वेंडर के सिस्टम में हमने जो पीओ दिया हुआ है, उस पीओ के रेफरेंस में वेंडर एक सेल्स ऑर्डर बनाता है, ठीक है। सेल्स ऑर्डर बनेगा, तो सेल्स ऑर्डर के बाद क्या होता है, डिलीवरी बन, डिलीवरी। ठीक है। तो अगर हमने 100 क्वांटिटी का ऑर्डर किया हुआ है, तो वेंडर क्या करेगा, 100 क्वांटिटी का एक सेल्स ऑर्डर बनाएगा, चेक करेगा कि उसके स्टॉक में 100 क्वांटिटीज अवेलेबल है या नहीं, नहीं है तो प्रोडक्शन को प्लान करेगा, अवेलेबल है तो उसका एक डिलीवरी बनाएगा। डिलीवरी बनाएगा मतलब इसको बेचना है तो डिलीवरी बनाते हैं, बिकॉज द मटेरियल इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड। तो उसका एक डिलीवरी बनता है, उस डिलीवरी का फिर क्या होता है, पीजीआई होता है, पोस्ट गुड्स इशू। जब मटेरियल रिसीव करते हैं तो गुड्स रिसीव पोस्ट करते हैं, अभी मटेरियल को क्या करना है, सेल करना है, अपने स्टॉक से उसको निकालना है, माइनस करना है, तो वहां पे होता है पीजीआई, पोस्ट गुड्स इशू, ठीक है। मूवमेंट मूवमेंट टाइप सर, इसका कुछ होता है क्या सर अलग? हाँ, अलग मूवमेंट टाइप होता है ना, इसका मूवमेंट टाइप मुझे भी याद नहीं आ रहा, ठीक है, बट इसका मूवमेंट टाइप होता है। एसएपी में कुछ भी मटेरियल का स्टॉक अगर हमको निकालना है तो हमको मूवमेंट टाइप तो पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई गेस, इसका भी टी कोड सर, ये भी MIGO से ही होता है सर? नहीं 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 नहीं, अलग होता है, ठीक है। सेल्स ऑर्डर का डिलीवरी है, तो आपने सेल्स ऑर्डर बनाया, VA01 से सेल्स ऑर्डर बनता है, ठीक है। डिलीवरी का ट्रांजैक्शन कोड है VL02N आई गेस, VL0, आउटबाउंड इसका बनेगा ना सर, जो मटेरियल हमने बनाया वो VL32N? VL32N तो आपका इनबाउंड डिलीवरी बना ना, इनबाउंड डिलीवरी, यस। ठीक है। ये VL01 ही होता है शायद, ठीक है। और उसके बाद पीजीआई होता है VL02N से, ठीक है। एंड देन सप्लायर का इनवॉइस बनता है, यहाँ पे कमर्शियल इनवॉइस बनता है, जो वेंडर डिलीवरी के साथ इनवॉइस भेजता है, वो इनवॉइस वेंडर प्रिंट करके भेजता है, तो उसके अगेंस्ट में इनवॉइस बनता है और वो इनवॉइस वो डिलीवरी के साथ भेजता है। तो ये प्रोसेस होता है। तो सेल्स साइड पे
इसके मूवमेंट टाइप्स होंगे, जैसे हमारे सिस्टम में मूवमेंट टाइप्स का यूज होता है वैसे सेल साइड पे भी उसके मूवमेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं वो एग्जैक्टली मुझे चेक करना पड़ेगा, बट वो होता है। जस्ट 1 सेकेंड ना। ठीक है सर। Now, the next is organizational levels in procurement. Now, what are these? क्या होता है ये? Organizational levels in procurement क्या होता है ये? हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर, आ रही है। ओके ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स क्या होते हैं? सर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स अपने कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, जिस जिस हायरार्की में सारे के सारे लेवल्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उससे रिप्रेजेंट करते हैं हम। ओके ओके ठीक है। So organizational level in SAP is nothing but we try to map the physical structure of our organization into SAP। ठीक है, हमारा जो कंपनी का फिजिकल स्ट्रक्चर है, वर्क स्ट्रक्चर है, उसको हम SAP में मैप करते हैं। SAP, व्हाट इज SAP? SAP क्या है? ERP सॉफ्टवेयर है। ठीक है, SAP इज अ ERP सॉफ्टवेयर। तो इस सॉफ्टवेयर में कंपनी के जो है सारे ऑपरेशंस हम कैरी आउट करते हैं। ठीक है, तो उन ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, या जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज कंपनी में हो रही है, उसको कैरी आउट करने के लिए कंपनी का स्ट्रक्चर हम हमारे सिस्टम में क्रिएट करते हैं। ओके,
उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप में बहुत सारी कंपनीज आती है। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ TCS एंड टाटा, ठीक है। These two are separate companies. TCS एक अलग कंपनी है, टाटा मोटर एक अलग कंपनी है। सो अगर मैं SAP में इस कंपनीज का, इन कंपनीज के लिए अगर मैं SAP इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, इन कंपनीज के ऑपरेशंस अगर मुझे SAP में लाने हैं, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, TCS के लिए, because this is a separate company, Tata Motors is a separate company, so I will create a company code for TCS, I will create a company code for Tata Motors, ठीक है। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। व्हाट इज कंपनी कोड? सो क्लाइंट वी विल डिस्कस लेटर। व्हाट इज कंपनी कोड? सो कंपनी कोड इज नथिंग बट it is used to represent a company into SAP. कंपनी कोड SAP में हमें कोड असाइन करते हैं, 4 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड, ठीक है, 4 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड. We create a 4 character alphanumeric code to identify or to represent कंपनी इन SAP. कंपनी को SAP में आइडेंटिफाई करने के लिए या उसको SAP में रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक 4 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड क्रिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपनी कोड. सो अगर मुझे TCS को SAP में आइडेंटिफाई करना है, TCS का कोई ट्रांजैक्शन मुझे SAP में पोस्ट करना है, तो आई विल हैव टू यूज कंपनी कोड फॉर TCS. 4 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक होता है. सपोज आई गिव दिस एज TC01. सो जब भी मुझे TCS के लिए परचेस ऑर्डर बनाना है या TCS का कोई भी एक्टिविटी मुझे करना है, आई विल यूज दिस कंपनी कोड TC01. सो कंपनी कोड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ कंपनी इनटू SAP. Now what is company? Company is a legal entity which has its own balance sheet और its own profit and loss statement. किसी भी कंपनी को हम कंपनी कब बोलेंगे? वो कंपनी उस कंट्री के कंपनी एक्ट के अनुसार उस कंट्री में रजिस्टर्ड होनी चाहिए. TCS को हम कंपनी बोलते हैं बिकॉज TCS is registered as a company in our country. Tata Motors is registered as a separate company. These two are not separate company. These two are not the same companies. These are different companies. ठीक है, तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है which is registered, which has its own profit and loss statement और its own balance sheet. मतलब इन कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अलग अलग होता है. टाटा मोटर का कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, अलग से कैलकुलेट होता है. TCS का कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, अलग से कैलकुलेट होता है और अलग से वो अथॉरिटीज को रिपोर्ट होता है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, फाइनेंस डिपार्टमेंट. ठीक है. सो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड which has its own balance sheet or profit and loss statement. To represent a company into SAP, we create a company code. Company code is created as a 4 character alphanumeric code into SAP. Same way,
टाटा मोटर्स को अगर एसएपी में आइडेंटिफाई करना है तो आई विल क्रिएट अ कोड एज TM01. Clear? Understood? Yes, sir. Yes, sir. Now next is plant. What is plant? What do you understand by plant? क्या होता है plant? Sir, it is the organizational unit. If we talk about materials management, it is the organization unit where all the procurement activity take place. Okay. ठीक है. So plant basically is referred to a manufacturing unit. प्लांट जनरली हम किसको बोलते हैं? जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसको हम प्लांट बोलते हैं. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स का प्लांट है अभी पिंपरी चिंचवड में. ठीक है, तो उसको हम प्लांट बोलते हैं. सो प्लांट जनरली एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर किसी कंपनी के मल्टीपल प्लांट्स हैं तो उस प्लांट्स को एसएपी सिस्टम में आइडेंटिफाई करने के लिए अगेन हम एक 4 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड को क्रिएट करते हैं विच इज कॉल्ड एज प्लांट. प्लांट में जैसे अभी आपने बोला परचेसिंग की एक्टिविटीज होती है, प्लांट में मेंटेनेंस की एक्टिविटीज होती है, प्लांट में प्रोडक्शन की एक्टिविटीज होती है, प्लांट में सेल्स की एक्टिविटीज होती है. ठीक है. ऑल दीज एक्टिविटीज आर कैरिड आउट एट प्लांट लेवल. ठीक है. तो एसएपी में प्लांट का यूज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं. इट मे बी अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इट मे बी अ लार्ज वेयरहाउस, इट मे बी अ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एसएपी में प्लांट का यूज करते हैं. और इट मे बी अ कॉर्पोरेट ऑफिस. इन चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्लांट कोड का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल अभी टाटा मोटर्स का एक पिंपरी चिंचवड में प्लांट है पीसीएमसी. ठीक है. दूसरा प्लांट गुजरात में कहीं तो सानंद में है. ठीक है. दिस 2 प्लांट्स. तो अगर टाटा मोटर का एसएपी सिस्टम रहेगा तो उसमें ये प्लांट क्रिएट करके हो. तो जो भी ऑपरेशन मैं पीसीएमसी में करूंगा, फॉर एग्जांपल मुझे पुणे के प्लांट में कुछ परचेस करना है तो आई नीड टू स्पेसिफाई पुणे प्लांट. व्हेन आई एम परचेसिंग समथिंग फॉर दिस प्लांट आई नीड टू स्पेसिफाई दिस प्लांट. तो इस प्लांट के लिए एक अलग कोड रहेगा, इस प्लांट के लिए एक अलग कोड रहेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर TMP1 है तो यहाँ पे TMP2. अल्फा न्यूमरिक 4 कैरेक्टर्स आप यूज कर सकते हैं. क्लियर? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Next is storage location. लोकेशन क्या होता है अभी? Storage location is a place where the physical stock of inventory is maintained at plant in any plant. ठीक है. Storage location is actual physical location where material stocks are stored. अभी जैसे एक प्लांट है, प्लांट तो बहुत बड़ा होता है. ठीक है. तो उस प्लांट में वेयरहाउसेस रहेंगे. उस वेयरहाउसेस के अंदर अब जैसे एक बड़ा वेयरहाउस है तो उस वेयरहाउस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसमें सेक्शंस बनाए जाते हैं और उन सेक्शंस को नंबर्स दिए जाते हैं. दोज आर कॉल्ड एज स्टोरेज लोकेशंस.
तो जहां पे जाके मटेरियल स्टोर होता है प्लांट में, उस पर्टिकुलर लोकेशन को हम बोलते हैं स्टोरेज लोकेशन। तो एसएपी में अगेन स्टोरेज लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए 4 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड या न्यूमेरिक कोड का हम यूज करते हैं। स्टोरेज लोकेशंस आर प्लांट स्पेसिफिक। स्टोरेज लोकेशंस आर प्लांट स्पेसिफिक मतलब स्टोरेज लोकेशन जो है वो प्लांट को बिलोंग करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी इसी एग्जांपल में अपन लेते हैं टाटा मोटर्स का प्लांट है TMP2 और TMP1। ठीक है, अभी टाटा मोटर्स के लिए मैंने क्या किया, एक पीओ बनाया और उस पीओ के थ्रू मैंने मटेरियल को ऑर्डर किया। कितना मटेरियल ऑर्डर किया मैंने? सपोज 1000 क्वांटिटी ऑर्डर किया। नाउ ये 1000 क्वांटिटी मुझे कौन से स्टोरेज लोकेशन में स्टोर करना है? So if I want to tell system कि ये 1000 क्वांटिटी मुझे स्टोरेज लोकेशन SL01 में स्टोर करना है, तो मुझे सिस्टम को बताना पड़ता है कि SL01 स्टोरेज लोकेशन में तो स्टोर करना है, कौन से प्लांट का SL01? टाटा मोटर्स का SL01 या सानंद का SL01? सो स्टोरेज लोकेशंस कभी भी इंडिविजुअली यूज नहीं होते, दे आर प्लांट स्पेसिफिक। तो हमेशा प्लांट के साथ ही आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। ठीक है, बिकॉज दिस SL01 स्टोरेज लोकेशन कैन बी इन प्लांट TMP1 एंड कैन बी इन प्लांट TMP2। स्टोरेज लोकेशन को जब हम नंबर दे सकते हैं तो वी कैन यूज सेम स्टोरेज लोकेशंस इन प्लांट TMP1 एंड TMP2। दोनों प्लांट में स्टोरेज लोकेशन का नंबर मैं सेम यूज कर सकता हूं, बिकॉज फिजिकली दे आर एट डिफरेंट लोकेशंस। गेटिंग द पॉइंट? लॉजिक समझ में आ रहा है? दो अलग अलग प्लांट में मैं सेम स्टोरेज लोकेशन का यूज कर सकता हूं, बिकॉज फिजिकली वो दोनों अलग जगह पे है। तो जब भी मटेरियल आता है मुझे अगर उसमें स्टोर करना है, या जब भी मुझे मटेरियल स्टोर से इशू करना है, तो मैं प्लांट और स्टोरेज लोकेशन दोनों को साथ में यूज करता हूं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्लांट स्पेसिफिक। कौन से प्लांट का वो स्टोरेज लोकेशन है वो हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एज प्लांट स्पेसिफिक। सो स्टोरेज लोकेशन नंबर्स जो है अलग अलग प्लांट में हम सेम स्टोरेज लोकेशन के नंबर यूज कर सकते हैं, बट प्लांट और कंपनी कोड ये यूनिक होते हैं। Once you create one company code for a company, you cannot use the same company code for another company. Same way, once you create a plant for one company, you cannot use the same plant code for another plant. So plant and company code are unique within the client. एक सर्वर में आपका प्लांट और आपका कंपनी कोड दोनों यूनिक होते हैं। So duplicate company codes, duplicate plant codes you cannot create। ठीक है, तो एक कंपनी कोड में एक प्लांट कोड क्रिएट किया, सेम प्लांट कोड आप दूसरे कंपनी कोड के लिए यूज नहीं कर सकते। क्लियर? Yes, sir. Storage locations, and then we have purchasing group and purchasing organization. So what is purchasing organization and what is purchasing group? What is purchasing organization?
Sir, it is the organizational level where which is responsible for all the procurement activities. गुड, ठीक है। सो परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो है सारी परचेसिंग एक्टिविटीज की जाती है। जो भी आपका परचेस है, परचेसिंग रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है, जो भी परचेसिंग कंपनी में होता है वो परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है। सो ऑन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन लेवल all the procurement activities will take place, and in general procurement activities मतलब वेंडर के साथ जो भी डिलीवरी टर्म्स एंड प्राइसेस का निगोशिएशंस होता है वो परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है। तो जनरली अ परचेस ऑर्गेनाइजेशन और अ परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन represents the purchasing function of that organization। अभी कंपनी में एक परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन का यूज करना है या मल्टीपल परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन का यूज करना है, ये डिपेंड करता है ऑन द, किस पे डिपेंड करता है? ऑन द वर्किंग ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशंस परचेसिंग। मतलब जैसे अभी टाटा मोटर्स का परचेसिंग है, तो अगर टाटा मोटर्स उसके जितने भी प्लांट है उस प्लांट में लगने वाला जो भी मटेरियल उनको चाहिए परचेस करना है, उसके लिए एक ही परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन का यूज करता है, तो हम एक परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन का यूज करते हैं। ठीक है, अभी ये कैसे डिसाइड होता है? तो एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हम लोग बिजनेस के साथ चेक करते हैं कि उनका रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब वो परचेसिंग कैसे करते हैं, सेंट्रल परचेसिंग करते हैं या अलग अलग परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रल परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन का यूज करते हैं तो एक ही परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा जो परचेसिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर देयर मे बी प्लांट स्पेसिफिक परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लेट अस अंडरस्टैंड दिस एज अ परचेस डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर में जो भी परचेसिंग हो रहा है उसके लिए पुणे प्लांट में अलग सा परचेसिंग डिपार्टमेंट है, and Tata Motor wants to track all the purchasing that is happening through this particular purchase department using a separate purchasing organization, so that जब भी रिपोर्ट्स आएंगे टाटा मोटर्स में कितना परचेस हुआ अलग से चाहिए, उसके लिए एक अलग से परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन हम बनाएंगे। सेम वे जैसे सानंद प्लांट है, वहाँ पे एक अलग परचेसिंग डिपार्टमेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल है उस पर्टिकुलर प्लांट के परचेसिंग के लिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्लांट स्पेसिफिक परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऐसा नहीं है, टाटा मोटर सारे जो प्लांट है उनके लिए एक ही परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन का यूज करता है। मतलब एक ही परचेस डिपार्टमेंट है जो पुणे के प्लांट के लिए भी परचेस करता है और जो सानंद के प्लांट के लिए भी परचेस करता है, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ही परचेस डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर परचेसिंग फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम कंपनी कोड। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हाउ द डिपार्टमेंट ऑपरेट्स, हाउ द परचेसिंग ऑफ दैट कंपनी ऑपरेट्स, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम एक परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन का यूज करेंगे या मल्टीपल परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन का यूज करेंगे। सो परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परचेसिंग एक्टिविटीज, फॉर नेगोशिएटिंग डिलीवरी रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस एंड प्राइस कंडीशंस विद द वेंडर्स। तो परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस है वेंडर के साथ डील करना, वेंडर के साथ निगोशिएशंस करना। ठीक है, अगेन ये भी 4 कैरेक्टर अल्फा न्यूमरिक हम यूज कर सकते हैं या न्यूमरिक हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? एंड देन वी हैव परचेसिंग ग्रुप्स। व्हाट इज परचेसिंग ग्रुप? Sir, it is the code given for an individual person who is raising any purchase.
सॉरी, कम अगेन। मतलब अगर कोई परचेसिंग का रिक्वायरमेंट है तो उस जो भी पर्सन उसके लिए रेस कर रहा है उसका कोड परचेसिंग ग्रुप। Okay, so in simple, purchasing group is nothing but division of the purchase department. परचेस डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग अलग अलग कमोडिटीज को परचेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो परचेसिंग ग्रुप रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ बायर. फॉर एग्जाम्पल, कोई इलेक्ट्रिकल परचेस कर रहा है, कंपनी में जो भी इलेक्ट्रिकल मटेरियल चाहिए उसका परचेसिंग कोई कर रहा है, तो उसके लिए हमने परचेसिंग ग्रुप P01 बनाया. ये 3 कैरेक्टर होता है. कैरेक्टर अल्फा न्यूमरिक. कोई केमिकल्स परचेस कर रहा है तो उसके लिए एक अलग सा P02. तो जब भी ये बायर, परचेस डिपार्टमेंट का बायर पीओ निकालेगा, इलेक्ट्रिकल आइटम कुछ मंगा रहा है, तो उसमें वो अपना परचेसिंग ग्रुप P01 डालेगा. सो दैट अगर यूजर को पता करना है कि ये किसने बनाया पीओ, तो वो इस परचेसिंग ग्रुप को कांटेक्ट कर सकता है. ठीक है. सो इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ बायर्स. बायर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए परचेसिंग ग्रुप को हम क्रिएट करते हैं. एंड इन ईच एंड एवरी परचेसिंग डॉक्यूमेंट, all purchasing documents or each and every purchasing document you need to enter the, हर एक परचेसिंग डॉक्यूमेंट में परचेसिंग ग्रुप इज मैंडेटरी. परचेसिंग ग्रुप हमको डालना पड़ता है. वैसे जब भी परचेसिंग डॉक्यूमेंट बनता है तो उसमें ये सारी चीजें हमको डालनी पड़ती है. कंपनी कोड, प्लांट, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड परचेसिंग ग्रुप. सो परचेसिंग ग्रुप का जो मतलब है, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ बायर. जैसे एक परचेस डिपार्टमेंट है, उसमें 10 लोग हैं. 5 लोग मटेरियल का सर्विस करते, परचेसिंग करते हैं, 5 लोग सर्विसेज का प्रोक्योरमेंट करते हैं. तो उन 5 लोगों को जो अलग अलग से आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए हम परचेसिंग ग्रुप का यूज करते हैं. तो एक परचेसिंग ग्रुप क्रिएट किया फॉर मटेरियल बायर्स, एक परचेसिंग ग्रुप क्रिएट किया फॉर सर्विस बायर्स. तो जब भी मटेरियल का पीओ कोई बायर बनाएगा, उसमें वो परचेसिंग ग्रुप डालेगा जो मटेरियल के लिए बनाया हुआ है. जब भी सर्विस पीओ बनेगा, उसमें वो सर्विस का ये डालेगा, परचेसिंग ग्रुप. क्लियर, अंडरस्टूड? यस सर. ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है. जैसे क्लाइंट, नाउ क्लाइंट बचा था हमारा. सो व्हाट इज क्लाइंट? क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट एक सर्वर होता है, ठीक है, जिसमें लॉगिन करके हम ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं. इन जनरल टर्मिनोलॉजीज, क्लाइंट इज कॉल्ड एज, क्लाइंट क्या होता है? जो भी कंपनी है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसको हम क्लाइंट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल टाटा ग्रुप का लिया था. तो यहाँ पे अगर हम टाटा ग्रुप के लिए इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं, तो टाटा ग्रुप बिकम्स योर क्लाइंट इन बिजनेस टर्मिनोलॉजी. तो ये हमारा क्लाइंट है. बट टेक्निकल लैंग्वेज में, टेक्निकली व्हाट इज अ क्लाइंट? टेक्निकली क्लाइंट इज अ सर्वर. सिंपल, उसको आइडेंटिफाई करना है तो वो एक सर्वर है जिसमें यूजर आईडी पासवर्ड डाल के हम लॉग इन करते हैं एंड वी डू ऑल दीज एक्टिविटीज इन दैट पर्टिकुलर क्लाइंट. ठीक है. सो जैसे अभी ये क्लाइंट 800 है, तो इस सर्वर में 2 कंपनी कोड है. कंपनी कोड 0001, कंपनी कोड 0002. इसका मतलब क्या है? कंपनी कोड 0001 रिप्रेजेंट्स वन कंपनी, कंपनी कोड 02 रिप्रेजेंट्स अनदर कंपनी. फॉर एग्जांपल, ये टाटा मोटर्स है तो ये टीसीएस है.
टाटा मोटर्स में जैसे 2 प्लांट है, प्लांट 1000, प्लांट 1100। टीसीएस में एक प्लांट है, प्लांट 2000। और फिर प्लांट के अंदर टाटा मोटर्स के प्लांट 1000 में स्टोरेज लोकेशन 0001, 0002। सेम प्लांट 1100 में 0001, 0002, 0003। ऐसे स्टोरेज लोकेशंस हम क्रिएट करते जाते हैं। ठीक है, तो अभी आगे जो है इसका हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ड ऑन द असाइनमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स कौन से यूज होते हैं, कंपनी कोड, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, परचेसिंग ग्रुप। ठीक है, ये हमने देखा। अभी हमको उसका असाइनमेंट देखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हमने जस्ट टर्मिनोलॉजीज को आइडेंटिफाई किया, अंडरस्टैंड किया किसका क्या मतलब है। तो जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमको इसका स्ट्रक्चर हमारे एसएपी सिस्टम में मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो वो असाइनमेंट जो है दैट इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट एज अ कंसल्टेंट। हमारे लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी शुड अंडरस्टैंड how the company code is created, how the plants are created, how purchasing organizations are created, how they are assigned to one another, and based on their assignment, 3 different types of purchasing organizations exist: plant specific purchasing organization, cross plant purchasing organization, cross company code purchasing organization. ठीक है, so tomorrow we will continue this with the assignment of the organizational levels. ठीक है, तो कल हम इसका थियरी पार्ट देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स को एक दूसरे को असाइन करने के क्या क्या कंसेप्ट्स हैं। और उसके बाद वो टुमारो इज सैटरडे ना? यस सर। सैटरडे, तो कल और परसों क्लास नहीं होगा, मंडे को क्लास होगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ठीक है, मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ तो कल और परसों नहीं होगा, मंडे को नेक्स्ट क्लास होगा। तो मंडे की क्लास में हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का असाइनमेंट देखेंगे। बाय मंडे मैं आपके एसएपी आईडी भी बना के लेता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद हम प्रैक्टिकली सिस्टम में देखेंगे कि ये कैसे क्रिएट होता है और कैसे असाइन किया जाता है। ठीक है, और उसी कंपनी कोड में जो हम प्रैक्टिस में क्रिएट करेंगे, बाकी के एक्टिविटीज हम कैरी आउट करेंगे, जैसे पीओ बनाना है, गुड्स रिसीव करना है। ओके, चलो, तो ये रीड कर लेना, असाइनमेंट जो भी है वो रीड कर लेना, मंडे को अपन कंटिन्यू करते हैं। ओके चलो, बाय बाय। ओके सर, गुड डे।